हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, कल हमने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर दिए थे। आज हम बाकी बचे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि अभी रिसेंटली आपके जो रिट्स चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए आपके रिटों को लेकर, क्योंकि आपके अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इन सब चीज़ों की काफ़ी बातें चल रही थी। आर्टिकल 129 और आपके आर्टिकल 219 की भी बातें थी। तो वो सारी चीज़ें भी हम आज डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले लिंकेजेस देखेंगे कि किस तरीके से आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज। अनअकैडमी पर आप आगे बढ़ने से पहले, दीज आर माय बेसिक प्रोफाइल, यू कैन वॉच इट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 4 बार यूपीएससी मेंस और 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। आई ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट पीएससी एग्जाम। दोस्तों, अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म 30+ एग्जाम्स के साथ यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो, जिसमें यूपीएससी मेथड से जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। रियल टाइम मैनर में यहाँ पर आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। काफ़ी इनोवेटिव मेथड से यहाँ पर आप क्लासेस ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपको 15,000 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होंगे इंडिया के बेस्ट 100 एजुकेटर्स के थ्रू। यहाँ पर आप 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अनदर वन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको डेली कंप्लीट लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड अवेलेबल होगा और एक सही डायरेक्शन के साथ आपकी प्रिपरेशन होगी, और बीच बीच में आपको टीचर्स गाइड भी करते रहेंगे। तो आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि 49,500 का है, इसमें आप डबल एस लाइव रेफरल कोड को अप्लाई करो। जब आप डबल एस लाइव रेफरल कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और 44,550 में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। इसी तरीके से जब आप डबल एस लाइव रेफरल कोड के साथ 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 64,800 में आप ये भी ले सकते हैं, और अगर 3 साल के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो 81,000 में आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें यूपीएससी का एबीसीडी भी नहीं पता होता, तो उनके लिए है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पूरी एक टीम आपको डेडिकेट होकर यहाँ पर गाइड करेगी, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस मिलेंगी, पर्सनल कोच आपको अवेलेबल होगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि है 69,500 में, इसमें भी आप डबल एस लाइव रेफरल कोड को यूज करो, एस लाइव रेफरल कोड को यूज करो, देन अगेन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और 62,550 में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 96,300 में ले सकते हो और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 1,26,900 में ले पाओगे। तो खासकर यूपीएससी में बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि क्या आपको नहीं करना है, और उसके लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सभी ऑप्शनल्स भी अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं। रिसेंटली हिंदी लिटरेचर और आपके पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल्स हिंदी में स्टार्ट हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। ज्योग्राफी ऑप्शनल, ध्यान रखिएगा बच्चों, जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है उनकी ऑसम क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपके 15 दिसंबर से आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जिसे भी ज्योग्राफी ऑप्शनल करना है वो यहाँ पर एस लाइव रेफरल कोड के साथ 1 साल के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल को 24,750 में कर सकता है, और अगर 2 साल के लिए ज्वाइन करना चाहें तो 36,000 में आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ऑसम कोर्स लॉन्च हुआ है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का, और हिंदी लिटरेचर के बैचेस भी अवेलेबल हैं जिसे आप एस लाइव रेफरल कोड से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। कल हमने बात कर ली थी आपके राइट बिफोर इक्विटी की, यानी कि समता के अधिकारों की। कल आपने अंतर भी जाना कि समता और समानता में क्या क्या अंतर है और किस प्रकार से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमारे भारतवर्ष में समता स्थापित करने के लिए संविधान प्रतिबद्ध है। इन सभी चीज़ों के बाद में फिर हमने कल आपसे बात की थी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की। तो वहाँ पर हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो 6 अंग हैं उनको देखा। माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ आपके अपवाद भी थे, कहीं ना कहीं आप कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, उस पर कुछ प्रतिबंध भी थे, परंतु फिर भी मानवों को जो एक लोकतंत्र में रहने के लिए आवश्यक अधिकार होते हैं उनकी पुष्टि हमारा अनुच्छेद 19 करता है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं
सबसे पहले आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार से, आर्टिकल 23 और 24। देखो, किसी भी देश के अंदर आपके शोषण एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी देश के विकास को रोक सकता है। लोगों के मन में अगर अंदर ही काफी सारी द्वेष होंगे तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कैसे विकास करेंगे। क्योंकि देखो, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है साथ मिलकर चलने की, कॉपरेशन की। चाहे वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद हो, या फिर आपके कोई जातीय सहयोग हो, या फिर क्षेत्रीय सहयोग हो। तो इसीलिए हमें कुछ बेसिक शोषण किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दैहिक शोषण या फिर आपके मानसिक शोषण होते हैं तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। इसीलिए संविधान में हमारे मूल अधिकारों ने अनुच्छेद 23 एवं 24 के अंदर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अर्थात कि अगर आपके अनुच्छेद 23 और 24 के अनुरूप किसी भी प्रकार का शोषण अगर आप पर किया जाता है तो आप उसके विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या फिर हमारे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद 23 के अंदर जो कहा गया है वो है हमारा बलात् श्रम का प्रतिषेध, फोर्स्ड लेबर को रोकना। कि अगर कोई जानबूझकर आपके फोर्स्ड लेबर आपसे करवा रहा है, यानी कि जैसे कि पहले क्या किया जाता था, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। तो अगर अब किसी को बंधुआ मजदूर बनाया, या फिर महाभारत काल में आपने देखा होगा कि दास प्रथा चला करती थी कि आपके किसी ने इसको खरीद लिया, जीवन भर उसका वो दास रहेगा। ऐसा नहीं है। देवदासी प्रथा हो, दास प्रथा हो या बंधुआ मजदूरी हो कि बाप का कर्जा बेटा, बेटे का कर्जा बेटा ये चुकाएगा, ये सब चीजें अब नहीं होंगी। फोर्सफुली आप किसी से कोई श्रम नहीं करवा सकते हो। दासता वाले जीवन अब आपके नहीं है। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी अब नहीं करवाई जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी करवाता है तो आप उसके खिलाफ मूल अधिकार के हनन का केस फाइल कर सकते हो। जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ पैर काट के कई लोग आपके सिग्नल पर उनसे भीख मंगवाते हैं, तो ये भी फोर्स्ड लेबर का ही अंग है। परंतु वो बच्चे डर जाते हैं, बोल नहीं सकते। अगर उन बच्चों को हमारे अनुच्छेद 23 के अनुरूप मूल अधिकार के बारे में पता होता तो कोई भी व्यक्ति उनसे भिखारी वाला काम नहीं करवा सकता था। पर क्या करे, हमारे बच्चों के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती, इतना दम भी नहीं होता कि वो खुद अपने अनुच्छेद 23 की गुहार उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में लगा सके। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23 जो है वह किसी भी प्रकार के बलात् श्रम को रोकता है। अब बलात् श्रम हमारे कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मजदूरी मिल रही है 5 घंटे के काम करने की, कोई आपको डरा धमका के 6 घंटे काम करवा रहा है, दिन रात काम करवा रहा है, तो ये भी बलात् श्रम हो सकता है। या फिर आपके कोई भी ऐसा श्रम जो आप अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हो और उसका पारिश्रमिक भी आपको नहीं मिल रहा है, वह भी बलात् श्रम की श्रेणी में ही आ जाएगा। कि कोई भी ऐसी मजदूरी जो तुमसे दबाव में करवाई जाती है, वो सभी बलात् श्रम की श्रेणी में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 आपके किसी भी प्रकार के बलात् श्रम करवाने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। दूसरा है अनुच्छेद 24, जिसके अंदर आपके कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। खासकर यहां पर आपके कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो खासकर जोखिम भरे कारखाने हैं, जोखिम भरे जो आपकी जगह है, वहां पर बच्चों का प्रतिषेध है। वहां पर बच्चे बिल्कुल भी आपके नहीं जाने चाहिए। खासकर क्योंकि देखो, बच्चों का जीवन, अगर बच्चों की बेसिक चीज सरकार ने दी है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। अब आपकी शिक्षा का अधिकार ही जब बच्चों को नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो हमें कम से कम उन्हें बेसिक शिक्षा का अधिकार हम दे सके, क्योंकि देखो बच्चों के पास इतनी समझ नहीं होती है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए उनको पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी बच्चे की परिस्थिति ऐसी है कि पेरेंट्स सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हमारा राष्ट्र उसका पेरेंट्स बनता है, यानी कि राष्ट्र उसका अभिभावक बनकर उसके लिए सही चीजें सोचेगा। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके माता पिता ही नहीं है, तो उनके लिए अभिभावक का काम राष्ट्र ही तो करेगा। और राष्ट्र किस तरीके से अभिभावक का काम करेगा वो हमारे मूल अधिकार हमें बताते हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है
जो कि बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कारखानों में काम करने से रोकता है। तो जो भी आपके बच्चों में नियोजन होगा उसका प्रतिषेध किया जाएगा। कभी भी आपके जोखिम भरे कारखानों में बच्चों को नहीं संलिप्त करना है। खासकर यहाँ पर आपके कई तरीके की जो आपके फोर्स्ड लेबर है उनका भी प्रतिशोध किया गया है। आपके जैसे कि शोषण के अंदर हमारे कई लोगों को उठा लिया जाता है, जैसे कि गर्ल्स से प्रोस्टिट्यूशन वाले काम करवाए जाते हैं, वो भी गलत है। तो उन सब चीज़ों का भी यहाँ पर प्रतिशोध है कि जो आपके गर्ल्स से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है, आपके लड़कों को बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है, वो सब भी अनुच्छेद 23 में आपके रखे जाएंगे। और अनुच्छेद 24 के अंदर आपके सभी प्रकार की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो कि आपके जोखिम भरे कार्य हों। हाँ, अगर बच्चे खुद आपके माइनर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि 14 साल से ज़्यादा, 13 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम हैं, तो कुछ छोटे मोटे वो घर के डोमेस्टिक वर्क में काम कर सकते हैं। बड़े बड़े कारखानों में काम नहीं करेंगे, पर जो आपके घर के, जैसे कि मान लीजिए कि खुद के फैमिली की कोई दुकान है, उसमें अगर कोई छोटा माइनर बच्चा काम करता है छोटा मोटा, तो वह आपके मूल अधिकार का हनन नहीं होगा। आप अपने घर के फैमिली बिजनेस में 1-2 घंटे अगर चाहें तो आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आपके श्रम है, वो दे सकते हो। बशर्ते, पर यहाँ पर क्या है कि इसका मिसयूज होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चाय की थड़ियों पर और बहुत सारी जगह क्या होता है हमारे, कि गाँवों से बच्चों को ले आया जाता है, उनके माता पिता को मंथली 3,000 रुपये 2,000 रुपये भिजवा दिए जाते हैं, बच्चा यहीं पर रहता है, खाता है और वहीं पर आपके काम करता है। तो चायों की दुकान पर उन बच्चों का एक कॉमन नेम पड़ जाता है कि छोटू, है ना? तो कहा जाता है कि छोटू चाय ला, ये कर वो कर। तो उसमें क्या होता है कि अब देखो, उन वो क्या बताते हैं, बच्चों को पहले ही सिखा देते हैं कि कोई भी अगर पूछने आए तो ये कहा जाए कि ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा नाती है, ये है वो है। तो वो रिलेशन बताकर आपके काम करने देते हैं। हाँ, अगर कोई रिलेशन नहीं होता है और बच्चे का शोषण हो रहा है, जैसे कि हो सकता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के काम करने की मजदूरी की दर हो सकती है कि महीने की 7-8 हज़ार रुपये महीना हो और उसकी जगह वो 2-3 हज़ार में काम करवा रहा है, तो वहाँ पर आपको उसे प्रॉब्लम हो सकती है। पर वो डोमेस्टिक वर्क घरेलू कार्य की तरह से देखा जाता है, तो वहाँ पर वो इस लूप होल से बच जाते हैं। और गाँवों में पहले ही पढ़ा लिखा कर, धमका कर या जैसे भी मम्मी पापा को कन्वेंस कर कर बच्चों को ऐसे शहर ले आया जाता है, जो कि आपने अपनी गलियों में आसपास बहुत देखे होंगे। तो सरकार को अभी अनुच्छेद 24 को और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसका प्रॉपर विनियमन होना चाहिए और जब प्रॉपर विनियमन होगा तभी हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं और मूल अधिकार को सही मायने में लागू कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 24 के बाद में हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की बातें करते हैं। और अभी ये जो धार्मिक स्वतंत्रता की बातें हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। आखिर क्यों रही ये न्यूज़ के अंदर? सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे सिटीजनशिप का, नागरिकता का। और सिटीजनशिप के अलावा हमारे जो एनआरसी के मुद्दे थे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इनको लेकर धार्मिक स्वतंत्रता की बातें आई। और अभी करंट में आपके यूपी के लव जिहाद का कानून, वहां पर भी अनुच्छेद 25 से 28 के हनन की कुछ बातें निकल कर आती हैं। तो आखिर देखते हैं कि किस तरीके से इन सभी समसामयिक मुद्दों से हमारे ये कानून जुड़े हुए हैं और आखिर अनुच्छेद 25 से 28 में ऐसा क्या है जो कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की मौका देता है। किसी भी धर्म को वो कभी भी अपना सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे समाज की, हमारे संविधान की, कि हमारे यहाँ पर जो धर्म है उसकी वंशानुगत या फिर जन्म स्थान के अनुसार कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। आप जिस भी धर्म में आस्था रखते हो वही धर्म है। वैसे हमारे वैदिक काल में जो धर्म की सही परिभाषा थी वो थी इति धार्यति ही धर्मः, अर्थात जीवन जीने के लिए, जीवन को विकास और उन्नति के पथ पर चलाने के लिए जो धर्म, जिस तरीके से हमारा रहन सहन धारण किया जाता है वही धर्म है। धर्म आपके कोई भी, हिंदू धर्म हकीकत में धर्म है ही नहीं, ये तो एक जाति हुआ करती थी जम्बू द्वीप में रहने वाली। और फिर उसके बाद में हिंदुओं के ने जिस धर्म को धारण किया उसे ही हिंदू धर्म कहने लग गए। पर वेदों में हकीकत में धर्म सनातन है, वो कोई भी जाति वंश के आधार पर नहीं होता है।
वो कर्म प्रधान होता है। तो बिल्कुल उसी की आपके थोड़ी सी नैरो डेफिनेशन को यूज करते हुए भारतीय संविधान में धर्म को जन्म से नाम मानकर अपनी इच्छा अनुसार अपनाने की स्वतंत्रता भारत को सही मायने में सेक्युलर कंट्री बनाती है। धर्म पर तो बहुत काफी सारी बातें हम अभी करेंगे ही, पर उससे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 में आखिर ऐसा क्या दिया गया है जो कि हमारे धर्म की इस परिभाषा को काफी महान बना देता है। पहला हमारे बात आती है अनुच्छेद 25 की, और अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आप मान सकते हो, आचरण कर सकते हो और प्रचार कर सकते हो। इन दो चीजों पर ध्यान देना, आचरण और प्रचार। इसको फिर हम लिंक करेंगे अभी फ्रांस में जो घटना हुई उससे। तो देखिए, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से कोई भी मान सकता है। मैं मेरी मर्जी से मेरे मन में, अंतर मन में किसी भी धर्म को मानूं, उस धर्म के अनुसार आचरण करूं या फिर उस धर्म का प्रचार प्रसार करूं, कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। कोई भी राज्य मुझे नहीं रोकेगा। राज्य मतलब जो कि अनुच्छेद 12 में आपके किसी भी सार्वजनिक संस्था के लिए राज्य कहा गया। हाँ, अगर पर्सनली तुम किसी को मना करते हो, जैसे कि मैं पर्सनली मना कर रहा हूं कि तुम ये धर्म मत मानो, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, तो तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि मैं क्या हूं, व्यक्तिगत कह रहा हूं। पर अगर मैं खुद किसी सरकारी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ किसी पद के अनुसार आदेश दे रहा हूं, तो फिर आप मूल अधिकार के हनन की घोषणा यहां पर कर सकते हो। तो कोई भी राज्य की डेफिनेशन में आने वाले जितने भी संस्थान हैं, उनमें से अगर कोई भी संस्थान, कोई भी चीज अगर ऐसा कोई आदेश देती है जिससे मैं अपने धर्म को ना मान पाऊं, या फिर धर्म के आचरण, जैसे कि पंडित लोग माला पहनते हैं, टीका लगाते हैं, या फिर मुस्लिम लोग आपके बुर्खा पहनते हैं, मुस्लिम लोग आपके दाढ़ी रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या फिर ईसाई लोग क्रॉस पहनते हैं, तो जैसे जैसे आपके धर्म के आचरण हैं, उन सभी आचरणों को रोकने के लिए अगर कोई भी मुझे बाधित करेगा, मेरे आचरणों को नहीं अपनाने देगा, तो वह मूल अधिकार का हनन होगा। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ये आचरण है आपके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संविधान के जो मूल अधिकार हैं वह निरपेक्ष नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार इन्हें थोड़ा बहुत प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कल को आपने, बेशक आप मुस्लिम संप्रदाय से या फिर हिंदू संप्रदाय से रिलेट करते हो, पर अगर सिविल सर्विसेज एक्ट में लिखा गया है कि आप किसी भी धर्म के चिन्ह के कोई भी जो टैटू हैं गोदने नहीं गुदा सकते, तो वो आपके यहाँ पर आचरण नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। हाँ, पंजाबियों को अपने जो 5 चीजें होती हैं वो किसी भी सर्विसेज में रखने दी जाती हैं, पर आपके अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो कि आपके किसी धर्म का प्रतीक हो और सार्वजनिक पद की गरिमा को कम कर रहा हो, तो उस पर आपके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हो और आपको चीन में कोई खुफिया काम करना है, और तुम कह रहे हो कि मैं तो दाढ़ी रखूंगा, मैं तो मुसलमान हूं, मैं दाढ़ी रखूंगा, सिर पर टोपी पहनूंगा और ये सारे काम करूंगा, पठानी सूट में घूमूंगा, तो डेफिनेटली कोई भी जासूस ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वहां पर इन चीजों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। या फिर आप मिलिट्री के अंदर हो और मिलिट्री के अंदर कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं कि आप कोई भी तिलक नहीं लगा सकते, आप माला वगैरह नहीं पहन सकते, तो इन सब चीजों को भी आपके उस जॉब के परिवेश के अनुसार बदला जा सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखो धर्म का उल्लंघन कब होता है, आपके मूलाधिकार का उल्लंघन कब होता है, जब आपके बाकी लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ शोषण किया जा रहा हो और वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट में ना हो, तो फिर आपके धर्माधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये क्या होता है, आचरण का अधिकार कहलाता है। ऐसे ही आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हो, प्रसारित कर सकते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हो। तो आप अपने धर्म की चाहे लाखों बड़ाइयाँ करो कि मेरा धर्म इतना महान है, ऐसा है, वैसा है, हमारे अली ने ऐसा किया था, हमारे भगवान राम ने ऐसा किया था, हमारे शिव जी ऐसे थे, हमारे यहाँ पर ये था, हमारे यहाँ पर वो था। तुम अपने धर्म की कितनी भी बड़ाई करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा, महात्मा, साधु, मौलवी, पादरी सब अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। अच्छी बात है, करो अपने धर्म का प्रचार प्रसार, किसने मना किया।
करो, परंतु अगर तुम्हारे धर्म का प्रचार प्रसार किसी दूसरे धर्म को कम आंक रहा है या फिर किसी दूसरे धर्म के प्रति घृणा और द्वेष फैला रहा है, तो फिर वो आपके गलत होगा, तो फिर वो एक दंडनीय अपराध होगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का, वो इसी तरीके के केस में फंस गए थे क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए आपके अन्य धर्मों को थोड़ा सा गुमराह कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, परंतु इसी के अंदर हमारे पास क्या है, एक बेहतरीन चीज यहां पर दी गई है। हमने देखो इंडियन स्थिति में, हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो धर्म की व्याख्या है वो थोड़ा अलग तरीके से है और विदेशी संस्कृतियों के अंदर धर्म की व्याख्या थोड़ा सा अलग तरीके से है। हमने किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो हमारा जो धर्म है वह धर्म निरपेक्षता की जगह हम क्या करेंगे, धर्म निरपेक्षता को हासिल नहीं करते, हम पंथ निरपेक्षता को हासिल करते हैं। ठीक है, तो देखो एक आपके क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। ठीक है, धर्म निरपेक्षता का मतलब यह है कि हम किसी भी धर्म के अंदर विश्वास नहीं करें। तो विदेशी जो सरकारें हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली फ्रांस के अंदर आपने देखा होगा कि वो धर्म निरपेक्षता को, यानी कि सेक्युलरिज्म की जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी कि नेगेटिव विचारधारा जो है कि किसी भी धर्म में वो विश्वास नहीं रखते हैं, उसे मानते हैं। तो आपके भारत क्या है, धर्म निरपेक्षता में विश्वास नहीं करता। हम धर्म निरपेक्षता के, देखिए भारत धर्म निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि धर्म निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा क्या है, कि किसी भी धर्म में विश्वास न करना, किसी धर्म में विश्वास नहीं करना धर्म निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है। तो आपके किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करना आपके क्या है, धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है। परंतु भारत क्या है, धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा पर फोकस करता है और सकारात्मक अवधारणा कहती है कि सभी धर्मों में समान रूप से विश्वास किया जाए, कि सभी धर्मों में क्या किया जाए, समान रूप से विश्वास किया जाए। तो आपके जो सभी धर्म हैं, सभी धर्म में हम समान रूप से विश्वास करते हैं। आपके हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आपके सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, हम सब में समान रूप से विश्वास करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आपके सर्वधर्म समभाव। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, कि सर्व यानी कि सभी धर्म में समान रूप से भाव रखना, सर्वधर्म समभाव। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट और पूरे विश्व ने इसे बहुत ज्यादा माना और सराहा कि सभी धर्मों में समान रूप से विश्वास रखना ही सर्वधर्म समभाव है। इट इज ए पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता की ये सकारात्मक अवधारणा है कि हम सभी धर्मों में समान रूप से भाव रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी धर्म को, ऐसा नहीं है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, पर हम सभी धर्मों को अपना मानते हैं। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी क्यों ना हो, सभी धर्मों को समान रूप से भाव दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। यही सर्वधर्म समभाव है। तो यही क्या है, आपका सर्वधर्म समभाव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन। तो जैसे फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में ऐसे कहा गया कि हम धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरीके से लागू करेंगे और उन्होंने सरकारी अफसरों के, जो भी सरकारी अफसर था, अगर कोई ईसाई है क्रॉस पहनता था, कोई मुसलमान है आपके टोपी पहनता था, कोई आपके हिंदू है माला पहनता था, टीका लगाता था, तो उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिए फ्रांस में और इसीलिए भयानक दंगे वहां पर देखने को मिले। पर हमारे भारत में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने धर्म को दिखाना चाहते हो, चाहे टीका लगाओ, माला पहनो, टोपी पहनो, दाढ़ी पहनो, कंघा रखो, केश रखो, पगड़ी पहनो, कुछ भी पहनो,
कोई भी हमारे यहाँ पर रोक टोक नहीं है। इसी को ही कहते हैं सर्वधर्म समभाव, कि हम सभी धर्मों में समान रूप से विश्वास रखते हैं। तो हमारे पास ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता की कौन सी अवधारणा को हम पालन करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की जो आपके पॉजिटिव कॉनोटेशन है, सकारात्मक अवधारणा है, जिसमें सभी धर्मों को माना जाता है, उसे हम पालन करते हैं, ना कि नकारात्मक अवधारणा का जिसमें हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो सभी धर्मों को मानता है भारत, सर्वधर्म, सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। तो ये चीज हमारे अनुच्छेद 25 में दी गई है। परंतु इसका मुद्दा उठा कहां पर? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अभी रिसेंटली नागरिक संशोधन अधिनियम आया था और उसमें अनुच्छेद 25 का मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया था कि हमारे पड़ोसी देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी अल्पसंख्यक समूह के लोग आए हैं वो आपके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि जो भी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब आ जाते हैं। मुस्लिम आपके ना तो अफगानिस्तान में माइनॉरिटी हैं, ना पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं और ना ही बांग्लादेश में माइनॉरिटी हैं, तो इसीलिए उन्हें नागरिकता नहीं दी गई। तो एक तरीके से ये आपके क्या है, अनुच्छेद 25 का हनन बताया गया। बहुत सारी रिट और पीआईएल दाखिल हुई और फिर कहा गया कि अनुच्छेद 25 का ये हनन है, क्योंकि अगर हम सभी धर्मों को समान भाव से मानते हैं तो फिर आपके मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए थी, एनआरसी में उन्हें भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था। पर यहां पर फिर हमारे वकीलों ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही, देखो लॉजिकल है, समझिएगा। इसी तरीके से आपके राजनीति पढ़ी जाती है, ये नहीं कि रट लिया और काम हो गया। देखो बिल्कुल सही है, अभी आप सभी को लग रहा होगा कि अनुच्छेद 25 के अनुसार तो बिल्कुल मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए थी, क्यों नहीं दी गई? पर बच्चों एक चीज ध्यान रखो, हमारे मूल अधिकार क्या कहते हैं? मूल अधिकार ये कहते हैं कि जो भारत का नागरिक है उसे समान भाव से माना जाएगा। अगर कोई पहले से भारत का नागरिक है तो वो किसी भी धर्म का हो तो उसे समान भाव से रखना पड़ेगा, वो मूल अधिकार है। पर ये देखो, जो रिफ्यूजी है, जो घुसपैठिए हैं, उन्हें तो वो तो भारत के नागरिक ही नहीं है। जब वो भारत के नागरिक ही नहीं है तो अनुच्छेद 25 उन पर लागू भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद तथ्य है, क्योंकि पहले भारत के नागरिक बनो फिर मूल अधिकार की बात करो। अब सर्वधर्म समभाव में तब हम समान मानेंगे। पर आप पहले से तो घुसपैठ कर आए हुए हो, कभी बांग्लादेश से भागे आए, कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भागे आए, तो पहले भारत के नागरिक बनो, फिर उसके बाद में आपको सर्वधर्म समभाव से देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी आपके इंक्लूड करने की बात हो रही है, उसमें संसद अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है और उसके अंदर मूल अधिकार का कोई भी हनन नहीं है। तो ये चीजें यहां पर डिफरेंस पैदा करती हैं, पर कुछ वकीलों ने इसे मिस इंटरप्रेट करके पुट किया और फिर फाइनली हमारा केस हमारे फेवर में रहता है और हम जीत जाते हैं। फिर बात आती है आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की, कि आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो कि आपके धार्मिक कार्य हो, चाहे आप शादियां करवाओ हिंदू धर्म के अनुसार, या फिर ईद पर आप नमाज पढ़ो, ठीक है, या फिर तुम्हारा रमजान हो, या फिर हमारी दिवाली हो, या फिर किसी का आपके गुड फ्राइडे हो, या फिर किसी के ईस्टर ईव हो, कुछ भी हो, किसी का कोई भी त्योहार हो, कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य हो, तो उसमें सरकार खुद प्रबंध करेगी और देखेगी कि वो जो फेस्टिवल है वो बिना किसी प्रॉब्लम के सही तरीके से हो। तो आपने देखा होगा, आपको छुट्टियां दी जाती हैं, आपको दिवाली की छुट्टी मिलती है, आपको ईद की छुट्टी मिलती है, आपको गुड फ्राइडे के टाइम पर भी हाफ डे दिया जा सकता है। बॉम्बे में होता है ये, हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं होता, पर जहाँ पर पारसी समुदाय ज़्यादा है वहाँ पर ऐसा होता है। बौद्ध मठों के जहाँ पर बौद्ध अनुयायी ज़्यादा हैं वहाँ पर उनकी चीज़ों को भी माना जाता है। और अगर कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो, चाहे वो नवरोज हो या फिर आपके दिवाली हो या फिर ईद हो, तो सरकार उसमें प्रबंध करती है कि किस तरीके से मार्केट सजेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, पूरे पेट्रोलिंग की जाती है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित सभी जो सहायताएं होंगी वो आपके राज्य को करनी होंगी।
तो यहाँ पर प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप चाहो तो आपका ईद है तो दिवाली, ईद है तो आराम से मार्केट को सजाओ, रास्ते पर टेंट लगाओ, कुछ भी करो, है ना, पर वो थोड़ा सा कानून व्यवस्था को बनाए रखे तो उसे मैनेज किया जाता है उस तरीके से। तो आप किसी भी धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको मिलती है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 बात करता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यहां पर आप कोई भी मंदिर खोलो, मस्जिद खोलो, गिरजाघर खोलो, कुछ भी करो, तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिर बहुत बड़े बड़े एरिया में बने हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का कर उनसे नहीं वसूला जाएगा। इवन आपके पानी वगैरह, बिजली वगैरह, वो भी कई कई बार तो फ्री दे दिए जाते हैं। तो वो चीजें हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई कर आपके ऊपर नहीं लगेगा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। कल को तुम मंदिर में जाकर 1 लाख रुपए दान करते हो तो तुम्हारे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा तुम्हें, चाहे वो 1 लाख की आपकी संपत्ति मंदिरों में आ रही है। मंदिरों में जो डेली का चढ़ावा आता है, जो भी दान दक्षिणा आती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो यहां पर आपके धर्म की अभिवृद्धि के लिए धर्मों को आप बढ़ाते हो, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, कोई भी चीजें छपवाते हो, कुछ भी करते हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हो। तो ये सारे फायदे आपको दिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में भी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 28 में। देखा होगा आपने, मदरसों के अंदर आपके जो पढ़ाया जाता है वो मुस्लिम संस्कृति, इस्लाम धर्म के अनुसार पढ़ाया जाता है। उसमें आपकी पूरी स्वतंत्रता है, आप बिल्कुल इस्लाम को अपना सकते हो और इस्लाम के अनुसार पढ़ा सकते हो। हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपके जो हमारे स्कूल होते हैं उसमें हमें वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है। आप सभी की किताबें वैदिक संस्कृति आपको पढ़ाती हैं, पूजा अर्चना करना सिखाती है। हमारे जब भी स्कूलों में फंक्शन हुआ करते हैं तो हम सरस्वती माता की वंदना करते हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हमारे जितने भी DAV स्कूल्स हैं, आपने जरूर देखे होंगे अपने शहर में, प्रांत में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स जो होते हैं, उन सभी में आपको शिक्षा दीक्षा जो दी जाती है वो आर्य समाज के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो वैसी शिक्षा जो है वो आपके हिंदू धर्म वेदांत फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं, वेदांत के मार्गों पर आपको लेकर जाते हैं, तो वो हिंदू सभ्यता है। ऐसे ही अगर आप किसी भी मिशनरी स्कूल के अंदर पढ़ते हो, जैसे कि सेंट पॉल्स, सेंट जोसेफ, ऐसे जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें आपके क्रिश्चियन संस्कृति के बारे में आपको दिखाया जाता है। वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ईसा मसीह कौन थे, कैसे आए थे, क्या था, ये था, वो था, वो सारी संस्कृति आपको वहाँ पर मदर मैरी की कथाएं सुनाई जाती हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाती हैं। तो इसी तरीके से आपका कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वो वहाँ पर आप अपनी धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने के कार्य कर सकते हो, और इसकी पुष्टि अनुच्छेद 28 में की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 26 से लेकर 28 तक जितने भी प्रयोजन हैं वो हमारे धर्म में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तो इस तरीके से हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव की जो स्थितियां हैं उसे बताया गया है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और की। हम 5वें अधिकारों में बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। तो हमारे अनुच्छेद 29 और 30 आपको हमारी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बातें करते हैं। ये जो दोनों अधिकार हैं ये आपके अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी से संबंधित है, क्योंकि हमारा देश क्या है, समता पर आधारित है। जो कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनका बोलबाला कम है, उन्हें भी अपना अस्तित्व बनाए रखने का पूरा हक है। इसीलिए अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिए गए, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वह हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में समाहित किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आर्टिकल 29 हमें भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अल्पसंख्यकों में हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी
जो धर्म है वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं और ये राज्य के हिसाब से बदलते हैं। जैसे कि हो सकता है कि राजस्थान में सरदार जो हैं सिख ग्रुप के जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, पर पंजाब में तुम उन्हें अल्पसंख्यक नहीं बोलोगे। ऐसे ही बहुत सारी हमारी जनजाति समूह हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो हमारे बहुत सारी जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, और इन्हीं के लिए एक लिस्ट हमारे केंद्र सरकार ने बनाए रखी है जिसे कहते हैं पीवीटीजी। क्या कहते हैं आपके पीवीटीजी, जो कि वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो इन जनजातियों की सभ्यता संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता में एकता पाई जाती है, जहां पर डाइवर्सिटी इन यूनिटी पाई जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उस एकता को बनाए रखने के लिए विविधता भी जरूरी है। और अल्पसंख्यक समूह की जो भी भाषाएं हैं, जैसे कि गोंड जनजाति आपके अलग भाषा बोलती है, नागा अलग बोलते हैं, अभी थारू ट्राइबल्स आपके आए हैं तो उनकी अपनी अलग भाषाएं हैं। तो सभी की भाषाएं संजो कर रखी जाएंगी। उनकी लिपि देवनागरी हो, ब्रह्मी हो, या चित्रात्मक हो, या फिर कोई अन्य लिपि हो, उसका भी संरक्षण संविधान प्रोवाइड करेगा। और उनकी संस्कृति, अगर कभी भी आपके औद्योगिकीकरण इस बात पर किया जाए कि पूरी की पूरी जनजाति की संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी, तो फिर वो करना भी मूल अधिकारों का हनन है। आपको याद हो तो हमारे नागालैंड और जो भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर बहुत ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर ज़्यादा औद्योगिकीकरण नहीं किया गया, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फर्म्स नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि अगर वो बनती तो फिर वहां पर भी शहरीकरण हो जाता और फिर इन जनजातियों की जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाती। इसीलिए आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इतनी आसानी से औद्योगिकीकरण की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो यहाँ पर संस्कृति को भी सुरक्षा दी जाती है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा हमारे अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों को दी जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा गुरुद्वारे बनाए जाते हैं, तरह तरह की जो अल्पसंख्यक ग्रुप है वो अपने ट्रस्ट बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके हमारे सिख समुदाय ने कुछ ऐसे समिति बना दी, खालसा पंथ बना दिया, खालसा समिति बना दी, तो बनाओ, कोई टेंशन नहीं है ना। वो बना सकते हैं, अपने सिख संस्थाओं की खुद स्थापना कर सकते हैं वो, कि उन्होंने खुद गुरुद्वारे को अंदर शिक्षा देना चालू कर दिया। या फिर प्रशासन कि किस तरीके से वो अपने धर्म की भाषा, संस्कृति, इन सबको सजो कर रखेंगे, उसके लिए खुद अलग से अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अनुच्छेद 30 के अंदर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के महत्व, जाति, धर्म और उनकी जो भी तौर तरीके हैं, संस्कृति है, उसे बढ़ाते हों, और ऐसे ही आपके प्रशासन के क्षेत्रों में भी उन्हें आगे का कार्य करने की बातें बताते हैं। तो ये सभी चीजें आपके यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। तो ये हमारे अनुच्छेद 30 के अंदर समाहित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा और संस्कृति की बात करता है, परंतु अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति की यह बात करता है। इट शुड बी रिमेंबर्ड। गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब आगे बात करते हैं हमारे संविधान की आत्मा की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि अगर संविधान में अनुच्छेद 32 नहीं होता तो शायद हमारा संविधान सिर्फ और सिर्फ निर्जीव होता। हमारे संविधान को सही मायने के अंदर आपके आत्मा प्रदान करने का जो गुण है वो संविधान के अनुच्छेद 32 से ही आता है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है यह हमारे संविधान को आपके संवैधानिक उपचारों की परिभाषा सिखाता है। क्या होते हैं संवैधानिक उपचार? जैसे कि हमने पढ़ तो लिया कि अनुच्छेद 14 में ये है, 18 में ये है, 29 में ये है, 30 में ये है, परंतु आखिर इन सभी अनुच्छेदों का अगर कोई हनन करे, अगर कोई मूल अधिकारों का हनन करे, आपको वह शोषण करे, तो आप किस तरीके से और कौन कौन सी रिट लगाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो, उसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में ही है। तो अनुच्छेद 32 ना सिर्फ मूल अधिकार बल्कि अन्य वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों से भी रक्षा प्रदान करता है। तो ये एक वो पावर है, ये हमारे संविधान की वो आत्मा है जिसके होने की वजह से ही मूलाधिकार, वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार लागू किए जाते हैं।
तो इसीलिए इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसकी बात की गई है। तो हमारे अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। और इसमें 5 प्रकार की याचिकाएं यानी कि रिट पेश की जाती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है आपके पास अधिकार प्रच्छा। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश मैंडमस, और तीसरा है प्रोहिबिशन प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेरण आपके सर्शियोरारी, और अधिकार प्रच्छा यानी कि को वारंटो। ये हमारे पास 5 आपके रिट हैं। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही थी ये रिट। क्यों न्यूज में रही थी ये? क्योंकि क्या हुआ था अभी रिसेंटली आपके एक केस हुआ जहां पर आपके सुप्रीम कोर्ट ने इन रिट्स को मानने से थोड़ा डिले कर दिया, जबकि मूल अधिकार है आपका। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी रिट जाती है तो उसे वो एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे, ये बात उसके फेवर में है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चीजों को डिले कर सकता है, पर कहीं ना कहीं हमारे संविधान में और हमारे प्रशासन में ये देखा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कभी कभार बहुत देरी से आपके पालन किया गया न्याय, आपके न्याय के अंदर व्यवधान या फिर न्याय ही ना मिलना कहा जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया, कुछ रिट के अंदर आपके देरी कर दी। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, हमारे काफी फेमस रिपोर्टर हैं अर्णव गोस्वामी के केस में ये देखने को मिला, और एक और केस हुआ था, उन केसेस में देखने को मिला कि जो आपके रिट लगाई गई, जो याचिकाएं लगाई गई, उसका देरी से पालन हुआ। आपके तो बेल मिलने में उन्हें देर हो जाती है, और वहां पर यह मुद्दा उठकर आता है कि क्या मूल अधिकारों को डिले किया जा सकता है? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें करता है? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है कि उसका जो प्रथम दायित्व है आपके संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार याचिकाएं सुनना, क्या उसमें भी वह डिले कर सकता है? तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में उठते हुए नजर आए। चलिए, इन सब करंट के मुद्दों की बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, पर सबसे पहले इन 5 रिट के बारे में जानते हैं कि आखिर ये 5 रिट हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके हमारे संवैधानिक उपचारों की। तो देखिए, हमारा मूल अधिकार जो है वो संवैधानिक घोषणा बिल्कुल अर्थहीन, तर्कहीन और शक्ति विहीन हो जाएगी अगर ये अनुच्छेद 32 ना हो तो अनुच्छेद 32 ही जो है वो हमारे संविधानों को, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है, और यह स्वयं में भी एक अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन है, तो अनुच्छेद 32 याचिकाएं जो हैं वह मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है, और यह खुद स्वयं में भी एक अधिकार है, संविधान की आत्मा है ये। तो यही वह व्यवस्था है जो कि मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को एक अनुच्छेद नहीं बताया, बल्कि संविधान की आत्मा कहा कि यह एक अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। इट इज द हार्ट एंड सोल, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बातें हमारे यहां पर देखने को मिलती हैं। तो अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं इस तरीके की हैं, और ये हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताओं के अंदर है। तो अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं, इस तरीके से संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, इसे कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता। ये रिट दी जाएंगी मतलब दी जाएंगी, इसे संसद बदल नहीं सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो हमारे अनुच्छेद 32 जो हैं वह आपके मूल अधिकारों को प्रभावी, सुलभ और गारंटेड बना देते हैं। तो देखिए, रिट के कौन कौन से प्रकार हैं। वैसे जो रिटें हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जारी की जा सकती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में रिट जारी करते हैं,
और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट्स में रिटें जारी करते हो। तो आप क्या करते हो, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्चतम न्यायालय में आप अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 और आर्टिकल 232 इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर आपकी ये जो पांचें रिटें हैं, इसके तहत आप कभी भी सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि अगर तुमने मुझे अरेस्ट किया, मुझे तुमने प्रत्यक्ष रूप से बंदी बनाया, तो क्यों बनाया? हैबियस कॉर्पस इसे कहा जाता है। लैटिन भाषा में एक वर्ड है हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। क्या करना? प्रत्यक्ष रूप से शरीर को प्रस्तुत करना। इसका मतलब है कि इसका उस व्यक्ति से संबंध है जो न्यायालय के द्वारा जारी आदेश है कि जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। तो आपके 24 घंटे के अंदर अंदर आखिर क्यों तुम्हें हिरासत में लिया गया है और किस तरीके से न्यायालय के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो भी बंदी है, आखिर उसे अरेस्ट क्यों किया गया है, क्या कारण है, तो न्यायालय के सामने फटाफट प्रस्तुत करो। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पुलिस में रख रखा है और वहां पर उसका शोषण कर रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, वो नहीं होगा। हर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार है कि अगर मुझे पकड़ा गया है, मुझे हिरासत में लिया गया है, तो उसका कारण बताओ, उसका रीजन बताओ। मैं अपने लॉयर्स के थ्रू अपने आप को डिफेंड कर सकता हूं, उसका मुझे अधिकार दो, और 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो। अगर ये नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाऊंगा और फिर तुम्हें सीधे सीधे तुम्हारे ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो ये हर किसी का अधिकार है कि बंदी को प्रत्यक्ष न्यायालय के सामने रखा जाए और कारण भी बताया जाए। दूसरी हमारी रिट है परमादेश, मैंडमस। इसे क्या कहते हैं? मैंडमस या परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है परम आदेश, अर्थात हम आदेश देते हैं। इसका मतलब यह है, यह एक नियंत्रण है। तो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी यह किया जाता है ताकि उसे उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी सार्वजनिक अधिकारी आपका कोई भी काम करता है या फिर काम नहीं करता है, तो उसने जो भी आदेश दिया है, जो भी पब्लिक ऑर्डर इशू किया है किसी भी सार्वजनिक अधिकारी ने, वो उसके क्षेत्राधिकार के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसने जो भी आदेश दिया है वो सही है या नहीं है, तो किस आधार पर उसने आदेश दिया है। तो इसीलिए जो हाई कोर्ट होते हैं, जो भी न्यायालय होते हैं, वो आपके आदेश देते हैं कि सार्वजनिक अधिकारी ने किस बेसिस पर निर्णय लिया है, या फिर उसने निर्णय नहीं भी लिया है तो क्यों नहीं लिया है, उसका रीजन बताओ। तो परम आदेश ये है कि आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में, आपके क्षेत्राधिकार में है या नहीं है। अगर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपके रात को महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, एक पुलिस वाला आया और रात के 12 बजे महिलाओं को अरेस्ट करके ले गया और उसके साथ में कोई भी आपके महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, तो आप बिल्कुल उस पुलिस वाले के खिलाफ उसका एक वीडियो बनाओ। उस वीडियो को बनाने के बाद में वहां पर एक मैंडमस की रिट लगाओ, सस्पेंड हो जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर वो पुलिस वाला, क्योंकि जो नियम था, जब उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है कि रात को 8 बजे बाद महिलाओं को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो अरेस्ट भी किया और ऊपर से वुमेन कांस्टेबल भी नहीं है, तो वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में था ही नहीं। अब फिर भी तुम नहीं मानते तो न्यायालय क्या करेगा? सीधे उसको परमादेश देगा कि आप उसे रिलीज करो। तो इस तरीके से सार्वजनिक अधिकारियों को ये नियंत्रण जारी किया जाता है कि जो उन्होंने कार्य किया है या फिर कोई कार्य नहीं भी किया है तो क्यों नहीं किया है, उस पर आपको कंट्रोल यहां पर न्यायालय शो करते हैं। तो एक तरीके से जो परमादेश है, हमारे ये मैंडमस रिट आपके ब्यूरोक्रेसी पर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर न्यायालय की मजबूत पकड़ और कंट्रोल को दिखाती है। फिर हमारे पास आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब तो आपको पता ही होगा, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, मना करना।
किसी भी चीज को प्रोहिबिट करना। तो प्रतिषेध जो है इसका मतलब होता है रोकना। तो इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या प्राधिकरणों को न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य को करने से रोकने के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा केस है जो कि उच्च न्यायालय के अंडर में होना चाहिए, बट जो नीचे के अधिकरण हैं, जो आपके नीचे वाले जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो अपने न्याय क्षेत्र में कर रहे हैं जो कि उनके न्याय क्षेत्र में नहीं था, तो यहां पर क्या करेगा, जो भी ऊपर वाला कोर्ट होगा, जो भी उच्च न्यायालय होगा, वह आपके अधीनस्थ न्यायालय को कहेगा कि ये जो तुम काम कर रहे हो, ये जो न्यायिक क्षेत्र में तुम दखल दे रहे हो, उसे रोको अभी की अभी, और आपके जो केस है वो हमारे पास ट्रांसफर कर दो। तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा, जैसे ही रोका, तो जनरली ये क्या है, जुडिशियल नेचर का, आपके जुडिशियल नेचर का, जुडिशियल बॉडीज पर ही ये होता है। कोई भी प्राधिकरण हो, जैसे कि आपके राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जैसे, या फिर आपका कोई और प्रशासनिक प्राधिकरण हो, या फिर आपके कोई अधीनस्थ कोर्ट हो, वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर का कोई काम कर रहे हैं, तो उसे फटाफट रोका जाएगा। और जैसे ही इसे रोका जाएगा, तो आपको तो पता है, अभी अभी बताया कि मैंडेमस क्या होता है कि न्याय क्षेत्र से बाहर अगर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक संस्था काम करती है तो उच्च न्यायालय उस पर कंट्रोल करेगा और सीधे केस वहां पर चला जाएगा। तो जैसे ही प्रोहिबिशन लागू होता है, आपके जिस तरीके से परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध आपके सीधे सक्रिय नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि परमादेश तो क्या होता है, सीधे सीधे आपके सक्रिय हो जाता है और उसको रोक देते हैं। यहां पर सिर्फ काम को रोका जाता है, उस पर बाउंडेशन लगाई जाती है, उस पर प्रतिषेध लगाया जाता है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके परमादेश क्या करता है, आपके सीधे सक्रिय हो जाता है, जबकि प्रतिषेध आपके अधीनस्थ न्यायालय के बाद में उच्च न्यायालय के थ्रू सक्रिय होता है और यहां पर केवल रोक लगाई जाती है। तो इट इज अबाउट प्रोहिबिशन, रोक दो उस काम को जो कि आपके क्षेत्र के बाहर है। या फिर आता है हमारा उत्प्रेषण, सर्च्योरारी। सर्च्योरारी का मतलब है प्रमाणित करो। प्रूफ क्या है, या तो प्रमाणित करो या फिर सूचना देना। तो इसे उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को देता है, यह भी जुडिशियल है। वो तो जो भी लंबित मामले होते हैं उसको सीधा स्थानांतरण कर दो। अगर कोई इंपॉर्टेंट मामला है, उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को लगता है कि ये केस मेरे पास आना चाहिए, तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को या फिर प्राधिकरणों को बोलेगा, वो सीधा केस जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो आपके पास में आ जाएगा। तो ये हमारा उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब उठाकर, प्रेषण यानी कि प्रेषित कर दो, भेज दो, कि तुम्हारा जो भी पेंडिंग केस है उसका स्थानांतरण सीधे मेरे पास कर दो। तो लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। तो प्रमाणित करो, सूचना दो कि तुमने जो भी काम किया वो कैसे किया, प्रमाण किया, तो उसको स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह आपको स्थानांतरण करने की पावर सर्च्योररी उत्प्रेरण देता है। फिर हमारी अंतिम और महत्वपूर्ण रिट है अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटो। क्या होता है क्यो वारंटो? इसका मतलब है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसमें क्या होता है कि न्यायालय द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक न्यायालय में ये जारी किए जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि लोक न्यायालय यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में अवैध या अनाधिकार ग्रहण करके कोई काम करता है तो उसे रोकते हैं। अधिकार प्रच्छा मतलब पूछना, अधिकार मतलब तुम्हारा भाई अधिकार क्या है। कोई भी किसी भी ऑफिस में बैठा हुआ है और वो गलत तरीके से पोस्ट पर बैठा हुआ है और कोई भी बिना अधिकार के काम करता है, तो पूछने का अधिकार है इस रिट के माध्यम से कि तुम्हारा अधिकार क्या था, उसे प्राधिकृत है या नहीं है वो बताओ। अगर तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है तो सही है, अगर नहीं कर रहे हो, आपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, तो अनाधिकार ग्रहण कर रहे हो, तो यहां पर वो रिट लगेगी। तो कोई भी सार्वजनिक न्यायालय में आप इसे दायर कर सकते हो। और अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम इसे नहीं करना था, जैसे कि ट्रैफिक हवलदार है, वो आपके ट्रैफिक हवलदार है, वो तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, बस तुम्हारे ऊपर चालान वगैरह कर सकता है, या फिर आपके जैसे कि देखा जाए तो नॉर्मली आपने देखा होगा
कि जो ट्रैफिक हवलदार है वो अगर कोई बहुत ही संगीन जुर्म हो जाता है तो सीधे लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे नॉर्मल पुलिस होती है उसको केसेस दे देते हैं। बट अगर कोई ट्रैफिक हवलदार ही आपको कहीं अरेस्ट कर ले, कहीं पर एक पर्सनल जगह पर कैद कर ले, तो वो उसके अधिकार में नहीं है, उसे नॉर्मल पुलिस के पास जाना चाहिए था। पर अगर उसने ऐसा किया तो आप बिल्कुल अधिकार प्रक्षाप कर सकते हो कि आपकी व्हाट योर अथॉरिटी, आपका अधिकार क्या है ये करने का। तो इसीलिए आपको प्रमाणित करना पड़ेगा प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, बताओ कि आपका अधिकार क्या है। तो इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनमें अनाधिकार को ग्रहण करने से अधिकार प्रच्छा हमारे रोकती है। तो इस तरीके से अधिकार प्रच्छा आपकी इन चीजों को रोकती हुई नजर आती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अधिकार प्रच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 के सभी बिंदु खत्म होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ मूल अधिकार बचे हुए हैं और कल हम मूल अधिकारों में अंतर को भी खत्म करेंगे और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसे भी हम कल ही खत्म करने वाले हैं। तो कल ये जो मूल अधिकार वाले बिंदु हैं ये खत्म हो जाएंगे। फिर हम बीच में कुछ आपके क्वेश्चनों को लेकर आएंगे जिससे आपको साथ ही साथ ये भी पता लग सके कि आखिर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, उन्हें टैकल कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो यहाँ पर आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज कर सकते हो और डेली रात को 10 बजे मेरा प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आता है जहां पर हम करंट अफेयर्स करते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो उस प्रीलिम्स बूस्टर सेशन को भी आप स्पेशल क्लास के फॉर्म में अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन यूपीएससी कॉम्बैट जहां पर आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन के लिए भी आप सेम रेफरल कोड को यूज कीजिए विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगेगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट और गाइडेंस आपको अवेलेबल होगी SS लाइव रेफरल कोड के साथ में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।